नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश की सबसे खूबसूरती ये है कि आप इस देश के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी आलोचना खूब कर सकते हैं और इन सभी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास सोशल मीडिया पे अच्छे से निकाल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाए, इस देश की अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे लीडर आपके सपोर्ट में आ जाए। लेकिन अगर आपने गलती से भी बहुत सारे इन्हीं लोगों में से अगर किसी के खिलाफ कुछ बोल दे या आप किसी के अगेंस्ट कुछ बोलने की हिम्मत करें, तो संभावना ये भी है कि आपके खिलाफ कड़ी एक्शन भी ली जा सकती है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, इसकी खूबसूरती का इस तरीके से फायदा उठाया जाता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा टिप्पणी की जाती है। हिंदू धर्म को इतना ज्यादा, इनके आस्था पर इतना ज्यादा चोट किया जाता है, लेकिन चोट करने वालों के खिलाफ कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। अगर वहीं सिक्के के दूसरे पहलू में जाएंगे, अगर आप दूसरे धर्म समुदाय के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो अपोजिशन के साथ इस देश के बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ आपके पीछे लग जाएंगे और अपने जीवन का सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए आतुर नजर आएंगे। लेकिन आपने आजकल देखा होगा कि इस देश के बहुत बड़े यूट्यूबर्स हो, बहुत बड़े डिजाइनर, पत्रकार हो, ये नई नई बातें लेकर आते हैं और एक स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स लेकर सामने आ रहे हैं कि और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखिए किस तरीके से अपने वीडियो बनाते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेता हो या सर्वोच्च पद पर बैठे कोई भी इंसान, उनके खिलाफ किस तरीके से वीडियो बनाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश में कौन तानाशाह है और कौन तानाशाह नहीं है। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो है इसी पर बेस्ड है कि अगर ये लोग तानाशाह है तो उस टाइम जो बहुत सारे घटना घटित हो चुकी है, उस समय देश के बड़े बड़े डिजाइनर यूट्यूबर और डिजाइनर पत्रकार कहाँ थे और इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठी। तो इसी पर आज कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो यूट्यूबर्स है, ये जो डिजाइनर, जो जर्नलिस्ट है, ये उस टाइम कहाँ थे। सबसे जरूरी अगर किसी इश्यूज पे मुझे बात करनी चाहिए तो वह है श्री राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लगभग 150 साल से विवाद चलता गया। विवाद की जड़ें बहुत गहरी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सबसे पहले इस विवाद पर विवेचना की गया, एक फैसला दिया गया, लेकिन फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पेश की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच बैठने के बाद इस पर सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला दिया गया और जब ये फैसला हिंदू पक्ष के साथ आया तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनडायरेक्टली उनका अपोज करने लगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी संदेह व्यक्त करने लगे। कई लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बहुत लोगों का कहना है कि वहाँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी। गौर कीजिए कि जिस देश में मेजोरिटी में बहुसंख्यक हिंदू हो, वहां पे अपने आराध्य पर्व श्री राम मंदिर के लिए अगर कोर्ट पे लड़ना पड़े तो यहाँ दुर्दशा क्या हो सकती है। अगर मैं बांग्लादेश चले जाऊं, अगर मैं पाकिस्तान चले जाऊं, आप वहां की रिपोर्ट देख लीजिए, गूगल कीजिए या यूट्यूब में जाइए, आपको फैक्ट्स मिलेगा कि वहां कितने मंदिर पहले थे 1947 से और 1970 पहले, और आज के डेट में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां कितने मंदिर रह गए हैं। लेकिन ये बड़े भाग्य की बात है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को सुनवाई पूरी की और फैसला हिंदू पक्ष में रखा, साथ ही मुस्लिम पक्ष के लिए उन्होंने भी एक फैसला रखा। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, देश के बहुत सारे लीडर्स हो, चाहे मुस्लिम कौम के लीडर्स हो या दूसरे अपोजिशन के लीडर हो, वो आज भी इस फैसले को बदलने की बात कहते हैं, आज उस फैसले के खिलाफ हैरानी जताते हैं। यहाँ तक कि जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, वहाँ पर कई सवाल किए गए और इसको पॉलिटिक्स से जोड़ने की बात की गई, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े डिजाइनर पत्रकारों की नजर इस पर नहीं पड़ती और इन पर वो अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। हो सकता है कि देने पर इनके टीआरपी में कमी आ जाए, हो सकता है कि इनके सब्सक्राइबर्स भी कम हो जाए। दोस्तों, आप सभी को 16 अप्रैल 2020 में पालघर में हुए घटना तो याद होगा। उस टाइम संपूर्ण देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ था। संपूर्ण भारतवासी कोरोना वायरस से पीड़ित थे और हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त था। लेकिन 16 अप्रैल 2020 में पालघर डिस्ट्रिक्ट में जब 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी तो उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लीडरशिप में एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी की इनकी टीम की सत्ता हासिल हुई थी। लेकिन क्या हुआ, पालघर डिस्ट्रिक्ट में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि ग्रामीण वासियों को संदेह था कि ये जो साधु संत है
शायद ये बच्चा चोरी करके लेके जा रहा है। मात्र इस संदेह में किस तरीके से पुलिस स्टेशन के सामने उनको घसीटा गया, उनको वहां पे रगड़ा गया और किस तरीके से उन पर अत्याचार करके फाइनली उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि उस टाइम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साधु संत किस तरीके से मुस्कुरा रहे थे। शायद ये मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि जो सामने वाला लोग कर रहा है इनको सत्य से ये अवगत नहीं है। लेकिन उस टाइम इस देश के जितने सेकुलर और तथाकथित नेता हैं, इनके मुंह से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शायद किसी ने अगर प्रतिक्रिया दी भी होगी तो बड़े दबे जुबान पे प्रतिक्रिया दी थी। दो साधुओं को और उनके ड्राइवर की निर्मम तरीके से ग्रामीणवासी हत्या कर देते हैं, उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं होती है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचने वाली बात है, ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में साधु संत की एक समय क्या मान मर्यादा थी, जहां के राजा प्रजा साधु संत के आशीर्वाद से अपने राज्य को सुचारू रूप से चालू करते थे। लेकिन उसी देश में साधु संत को इस तरीके से उस समय इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के यूट्यूब में चैनल पे ये बातें शायद उभर कर सामने नहीं आई थी। उनको पता नहीं किस बात का विशेष डर था, या बड़े बड़े टीआरपी जो लोग हैं, जो चैनल है, उन्होंने इसको दिखाने से भी कतराने लगे थे। दोस्तों, आपको नुपुर शर्मा का केस याद होगा कि नुपुर शर्मा ने जब एक लाइव डिबेट चैनल में दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ कहा था तो उनके खिलाफ किस तरीके से फतवा जारी हुए थे, उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मांग हुई थी और इतने लोग आक्रोश हो गए थे कि उन्हें मारने तक की धमकी दे चुके थे। किस तरीके से उस बेचारी ने सबके सामने माफी मांगा, माफी मांगने के बाद भी लोग उनकी हत्या करने तक भी आतुर हो चुके थे। अगर वहीं मैं दूसरे पहलू पे बात करूं तो आपको समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य याद होंगे और डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने किस तरीके से विश्व के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म के खिलाफ किस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया, सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की, यहां तक कि सनातन धर्म को खत्म करने तक की बात कही थी। जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत लोग नुपुर शर्मा के अगेंस्ट हो गए। लेकिन वहीं दूसरे सिक्के के पहलू पर अब जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई बोलने को नहीं है, कोई फ्रंट फुट पे नहीं आता है, सब बैक फुट पे नजर आते हैं। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि सनातन धर्म इतना सॉफ्ट हो चुका है कि कोई भी आए कुछ भी बोल जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दूसरे धर्म पंथ संप्रदाय के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप पर बड़ी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। और उस टाइम कोई यूट्यूबर्स भी आपके साथ नहीं आएंगे जो आपके सपोर्ट में आए, आपके सपोर्ट में कोई वीडियो बनाए और इन लोगों को तानाशाह बोलने की हिम्मत करे या इनके अगेंस्ट कोई बात रखे और खुलकर ये बोलेंगे कि हम तो फैक्ट पे बात करते, हम ट्रुथ पे बात करते। लेकिन नहीं, ये सब अपनी अपने खेल को अच्छी तरह से खेलने में माहिर है। पंजाब के पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, तो याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी इस आलम पर थी कि बच्चे से लेकर सीनियर तक लोग सिद्धू मूसेवाला के गाने को सुनते थे और उनको बहुत लव करते थे। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी तो पूरे देश में खामोशी छा गई थी कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनके सुरक्षा के हवाले दिए गए थे और कई बार शायद बहुत सारे इनपुट भी मिले थे कि उनके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको कबूल किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या सुरक्षा घटाने के कारण हुई। अब इस पर विचार करना चाहिए कि जब पंजाब सरकार को शायद कोई इनपुट मिली थी तो उन्होंने उनकी सुरक्षा को क्यों घटाई। अगर सुरक्षा को नहीं घटाया जाता तो शायद आज सिद्धू मूसेवाला हम सबके बीच होते, एक नया एल्बम के साथ होते। अब दोस्तों, इन पर थोड़ा सा बात हमें करनी चाहिए कि पंजाब सरकार किसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है। लेकिन क्या हुआ, इनके अगेंस्ट हमें सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातें दिखाई नहीं देती है, हमें वन साइड बातें नज़र आती है कि वन साइड बातों पर ये क्लियर तौर पे बताते हैं कि देखिए ये सरकार है जो आम जनता को 5 किलो राशन देने के लिए वोट मांग रही है। लेकिन जब कांग्रेस के इन लोगों ने कहा कि हम 5 नहीं 10 किलो राशन देंगे तो इन पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े डिजाइनर, पत्रकार की बातें कहाँ हैं, बहुत बड़े लिबरल जो लोग हैं उनके कमेंट्स मुझे कहीं नजर नहीं आते हैं। दिसंबर 2023 की घटना दोस्तों आप सभी को याद होगी, जब पार्लियामेंट के सेशन में
टीएमसी नेता के साथ विपक्ष के बहुत सारे लीडर्स को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था, तो किस तरीके से टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने देश के उपराष्ट्रपति जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं जगदीप धनखड़ के खिलाफ किस तरीके से आवाज बुलंद किया था, और आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट के मेन गेट पर उनकी मिमिक्री की थी कि किस तरीके से उनकी मिमिक्री करके बताते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से बात करते हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। सोशल मीडिया को इसको वायरल किया जा रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हैं और इस मिमिक्री के खिलाफ आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और जब उस पर माफी मांगने की बात आई तो टीएमसी नेता ने कहा मिमिक्री करना तो एक कला है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब सोचिए जरा, यही घटना कोई सत्ता पक्ष के कोई नेता करता तो इस देश में क्या हो जाता, कितना भूचाल आ जाता। लोग कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ते हैं कि संविधान खतरे में है, देश को बचाओ, इनको हटाओ, संविधान को बचाओ। लेकिन जब आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक इंसान की मिमिक्री करते हैं, उसको वायरल करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, तब क्या देश का संविधान आपको नजर नहीं आता है कि संविधान आपको हक देता है? लेकिन इतना क्या हक देता है कि आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक इंसान की इस तरीके से मिमिक्री करते हैं और सामने खड़े होकर मिमिक्री का आनंद भी लेते हैं। और बहुत सारे यंग लीडर जो अपने आप को 50 साल हो चुके हैं, अपने आप को भी यंग कहते हैं, वो भी इसका आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते, माफी भी नहीं मांगते। बड़ी हैरानी होती है ऐसे वीडियो को देखकर। दोस्तों, आपको सोचना चाहिए, आपको इस विचार करना चाहिए कि आप इन साइड की बातों को बिलीव करना चाहते हैं कि फेक नैरेटिव बना के कुछ यूट्यूबर्स अपने वीडियो अपलोड करते हैं और लाखों करोड़ों में व्यूज को गेन करते हैं और कहते हैं कि हम फैक्ट पे बात करते हैं। दोस्तों, जाते जाते दो बात और आपसे कहूंगा कि याद रखना, इस देश में जब जब इलेक्शन होते हैं और सत्ता पक्ष अगर वापसी करती है तो ईवीएम को निशाना बनाया जाता है। बेचारी ईवीएम भी सोचती होगी कि मैं किस बला में आके फंस गई हूँ। लेकिन जब ऑपोजिशन के लोग जीतते हैं तो ईवीएम उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, ईवीएम से उन्हें मोहब्बत हो जाती है। बड़ी साधारण सी बात है कि अगर आप जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, अगर आप नहीं जीतते तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ईवीएम को हैक किया गया है। और दूसरी साइड अगर आपके खिलाफ कोई बातें बोलता है तो ठीक है, लेकिन अगर इनके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट कुछ बोलता है या कोई आम इंसान बोलता है, तो हो सकता है दूसरे स्टेट से आपको पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाए या आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई भी की जा सके। सो दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं कि किस तरीके से कौन तानाशाह है और कौन नहीं है। अगर इन घटनाओं पे कभी आप नजर डालेंगे तो इनके खिलाफ किसने कौन कौन सी आवाज बुलंद की थी, आपको भी एक बार फ्लैशबैक में जाना चाहिए और गूगल में सर्च करना चाहिए किसने क्या कहा और किसने नहीं कहा। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि लास्ट 10 सालों पे इस देश ने क्या अचीव किया है और आने वाले टाइम पे हम कहां खड़े हो सकते हैं और दुनिया के बाकी देशों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। उसे फुल वॉच करने के बाद अपने कमेंट्स जरूर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें। हो सकता है जितना कोशिश करेंगे उतना शेयर करें और हमारे लिए सारी चीजें बहुत अच्छी हो। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।